हेलो दोस्तों, हैं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो हम राजस्थान इतिहास, पिछले 2-3 वीडियो में हम राजस्थान इतिहास के जानने के जो स्रोत हैं वो पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो हमने राजस्थान के इतिहास को जानने के अभिलेख या फिर शिलालेखों को पढ़ा। आज के इस वीडियो हम एक और कदम आगे बढ़ते हैं और राजस्थान के इतिहास को जानने में और महत्वपूर्ण एक स्रोत है जिसका नाम है प्राचीन सिक्के। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास को जानने के प्राचीन सिक्के, यानी राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ से प्राचीन काल के सिक्के मिले हो। तो आज के इस लेसन या फिर वीडियो का टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्राचीन सिक्के। राजस्थान इतिहास या फिर इतिहास को समझने के लिए जो स्रोत है उनमें सिक्कों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सिक्के, पहली बात, सिक्कों का जो अध्ययन होता है, प्राचीन काल के जिन सिक्कों को जिस शास्त्र में या फिर जो अध्ययन पद्धति है उसे आप याद रखेंगे न्यूमिस्मैटिक्स। ये एक सिक्के या फिर सिक्कों को अध्ययन करने वाला एक शास्त्र है, एक अध्ययन पद्धति है जिसे हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। अब रही बात, जितने भी प्राचीन सिक्के हैं पूरे भारतवर्ष में या फिर जहाँ जहाँ प्राचीन काल की सभ्यताएं या फिर प्राचीन जो इतिहास है वहाँ की जानकारी हासिल करने के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। उनमें एक सिक्का या फिर सिक्के महत्वपूर्ण हैं। और याद रखेंगे, सिक्कों का जिस अध्ययन पद्धति या फिर शास्त्र में अध्ययन किया जाता है उसे न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि सिक्के किस प्रकार इतिहास को प्रभावित करते हैं या फिर सिक्के या सिक्कों के माध्यम से हम कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको जान सकते हैं। जो सिक्के हैं, नंबर 1, सिक्के हमें राज्य की सीमा निर्धारण की जानकारी देता है। मान लीजिए किसी राज्य विशेष या फिर शासक के द्वारा सिक्कों का प्रचलन किया गया या फिर चलाए गए, तो उनके द्वारा खास कोई उस सिक्के के ऊपर या तो कोई आकृति होगी या फिर कोई लेख होगा, तो उनके माध्यम से जहाँ पर सिक्के मिलते हैं तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कहीं न कहीं उस शासक का जहाँ सिक्के मिले हैं वहाँ तक प्रभाव था, या तो यहाँ तक इनका किंगडम था, साम्राज्य था, या कोई व्यापारिक दृष्टि से वस्तुओं का आदान प्रदान या फिर आर्थिक दृष्टि से फिर इन सिक्कों का यहाँ भी प्रचलन था। पहली बात, उस राज्य की सीमा निर्धारित हम सीधे और सटीक तौर से ये जानते हैं कि सिक्के जहाँ पर मिले हैं तो हम यही जानेंगे कि यहाँ पर उस शासक का या फिर उस राज्य का शासन था। नंबर 2, युद्ध की जानकारी। सिक्कों के माध्यम से हमें 2 तरीके से युद्ध की जानकारी मिलती है। अगर किसी या तो फिर किसी युद्ध की विजय पर सिक्के जारी किए जाते हैं तो भी हम उस युद्ध की जानकारी हासिल करते हैं। दूसरी बात, अगर किसी राज्य के द्वारा दूसरे राज्य पर अधिकार किया है या युद्ध किया है तो वहाँ पर जब सेनाएं पहुँची हैं तो हो सकता है वहाँ उस राज्य के सैनिकों द्वारा या फिर जनता के द्वारा वहाँ पर सिक्के ले जाए गए होंगे। तो युद्ध जो जानकारी है युद्ध की वो भी सिक्कों से हासिल होती है। नंबर 3, उस राज्य या फिर शासक की आर्थिक जानकारी मिलती है। बहुत ज़रूरी है
सिक्के किसी राज्य के कितना आर्थिक दृष्टि से मजबूत था, ये सिक्के जानकारी जरूर देते हैं। पहली बात, मान लीजिए किसी शासक ने स्वर्णिम मुद्राएं चलाई है, तो हम समझ लेते हैं कि वो शासक आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहा होगा, उसके पास धन दौलत की कमी नहीं रही होगी। और मान लीजिए किसी शासक ने ताम्र सिक्के चलाए हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि उनके पास में धन दौलत की कमी थी, उसका जो खजाना था वो वीक था, कमज़ोर था, जिसकी वजह से उन्होंने ताम्र सिक्के चलाए। तो उस राज्य की आर्थिक जानकारी भी सिक्कों के माध्यम से मिलती है। धार्मिक जानकारी, किसी राज्य या फिर शासक की किस धर्म में विश्वास है, ये भी सिक्कों के माध्यम से जानकारी मिलती है, क्योंकि कई ऐसे राजा भी हुए हैं जिन्होंने सिक्कों पर अपने धर्म विशेष या फिर देवताओं का चित्र अंकन करवाया है, तो धार्मिक स्थिति का भी पता चलता है। नंबर 5, तिथिकरण, किसी राजा या फिर राजवंश का किस काल अवधि में शासन रहा, ये जानकारी हमें सिक्कों के माध्यम से मिलती है, क्योंकि सिक्के के ऊपर जो सन या फिर वर्ष अंकित होगा और साथ में उस शासक का नाम या फिर राज्य का नाम होगा, तो हम जान जाएंगे कि ये उस शासनकाल या उस शासन का या उस राजा का उस समय में शासन था। तो तिथि या फिर डेट्स का हमें पता चल जाता है। नंबर 5, शिल्प कौशल, कोई सिक्का या फिर सिक्के बनावट की दृष्टि से कितने आकर्षक और सही जो सांचे में ढाले गए हैं, वो भी हमें उस राज्य की शिल्प कौशल का पता चल जाता है कि कौन से शासक ने कितने सुंदर सिक्कों का निर्माण करवाया है। और नेक्स्ट सिक्कों से हम एक और जानकारी हासिल कर लेते हैं, वंशावली। किसी शासन या फिर राजवंश में हमेशा जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने अपने वंशावली का जिक्र किया है, तो सिक्कों के माध्यम से हमें उस राज्य की वंशावली का भी पता चलता है। तो आप सिक्कों को पढ़ते समय प्रथम दृष्टया या पहला जो एक आधारभूत प्रश्न बनता है वो ये समझ गए होंगे कि सिक्के हमें सीमा निर्धारण, उस राज्य की सीमा कहाँ तक थी, इसमें भी जानकारी देता है। युद्ध अगर हुआ है, युद्ध के याद में या फिर विजय में अगर किसी शासक ने सिक्के का प्रचलन किया है, तो भी उस युद्ध की जानकारी मिलेगी। राजा आर्थिक दृष्टि से कितना मजबूत था, ये भी उन सिक्कों से हम सीधे तौर से पता लगा सकते हैं। कई राजाओं ने धार्मिक दृष्टि से अपने देवी देवताओं या फिर जो धार्मिक चिन्ह हैं वो सिक्कों पर अंकित किए हैं, जिससे पता चलता है कि इस राजा की किस धर्म में रुचि थी या फिर किस धर्म में आस्था थी। कौन से सिक्के किस टाइम या फिर पीरियड में चले, जिससे राजवंश की जानकारी मिलती है। और बनावट की दृष्टि से सिक्के कितने खूबसूरत और शानदार थे, ये भी हमें उस शासन की शिल्प कौशल का पता चल जाता है। और कई सिक्के ऐसे भी हैं राजा ने अपने वंशावली का जिक्र किया है। तो ये तो थे सिक्कों के माध्यम से हम उस राजवंश या फिर शासक के बारे में क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब सिक्कों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और हमेशा आने वाला क्वेश्चन, पहला टॉपिक पढ़ते हैं, आहत मुद्राएं। आहत मुद्राएं याद रखना, आहत मुद्राएं ये भारत की प्राचीनतम मुद्राएं मानी जाती है। अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि भारत या फिर राजस्थान का, तो प्राचीन कोई पूछेगा नहीं, भारत की प्राचीन मुद्राएं कौन सी हैं, तो आपका आंसर होगा आहत मुद्राएं। तो ये एक प्राचीनतम है। नंबर 2, ये मुद्राएं लेख रहित थी। लेख
रहित थी। मतलब ज़्यादातर, बहुत कम इन मुद्राओं के ऊपर कोई लेख लिखा गया था या कोई लाइनें लिखी हुई थी, नहीं। इस पर केवल और केवल चित्र अंकन थे, चित्र अंकन थे। अब जब आठ मुद्राएं पहली बार मिली तो कई प्राचीन जो इतिहास या फिर ऐतिहासिक दृष्टि से जो प्राचीन स्रोत मिले उनके जानकार थे, उन्होंने इन पर जो भी अंकन थे, चित्र थे या फिर कोई लेख थे और भी मुद्राएं थी उन पर लेख थे, उनको पढ़ने का प्रयास किया। तो सबसे पहले जो आठ मुद्राएं थी इनको 1835 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने 1835 में आठ मुद्राओं को पढ़ा। इन पर क्या जानकारी है, इनकी एक सरल भाषा में हमारे सामने ऐतिहासिक दृष्टि से रखी कि भी ये मुद्राएं ये इंगित करती है या फिर ये टाइम पीरियड को शो करती है। पढ़ने के बाद में जेम्स प्रिंसेप ने इन मुद्राओं को एक नाम दिया जिसे पंचमारक कहते हैं। यानी इन मुद्राओं को जेम्स प्रिंसेप ने पंचमारक नाम दिया। अब पंचमारक नाम क्यों दिया, क्योंकि जितनी भी आठ मुद्राएं मिली हैं इनमें अधिकतर ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिन पर 5 आकृतियां थी, 5 आकृतियां थी, इसीलिए इन मुद्राओं को पंचमारक कहा जाता है। आप याद रखेंगे, आहत मुद्राएं प्राचीनतम हैं, लेख रहित है, इस पर 70 अंकन किए हुए हैं और 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने इन मुद्राओं को पहली बार अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में इन मुद्राओं को एक नया नाम दिया जिसे पंचमारक कहते हैं। अब कई बार एग्जाम में आता है कि आहत मुद्रा में या फिर आहत मुद्राओं पर निम्न में से कौन सी आकृति नहीं थी। तो इन पर जो 5 आकृतियां थी आप याद रखेंगे, पहला ट्री, पेड़ की आकृति थी, पहली जो आकृति थी पेड़ की थी। दूसरी जो आकृति, ये ऐसे कोई सीरियल में नहीं थी, याद करने के हिसाब से बैल की, ऑक्स, दूसरी बैल की आकृति थी। तीसरी जो आकृति थी वो मून की थी यानी चंद्रमा की। चौथी आकृति हाथी की, एलिफेंट, और जो 5वीं आकृति थी वो थी फिश, मछली की। यानी जो पंचमारक या फिर आहत मुद्राएं थी उनमें ज़्यादातर मुद्राओं पर ये 5 आकृतियां अंकन की हुई थी, पेड़, बैल, चंद्रमा, हाथी और मछली की। अब आहत मुद्राएं, अगला प्रश्न बनता है कि आहत मुद्राएं किन से बनी हुई थी या फिर इनमें कौन सी धातु का प्रयोग था। तो जो आहत मुद्राएं थी वे मुख्य रूप से सोना, चांदी और ताम्र, ये तो मुख्य रूप से, और कई मिश्रित धातुओं की भी मुद्राएं मिली है। यानी सोना, चांदी, ताम्र और मिश्रित धातु की। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्राचीन सिक्के, तो राजस्थान में सोने की आहत मुद्राएं नहीं मिली है। कभी आप ये मत भर देना कि राजस्थान में प्राप्त आहत मुद्राएं अधिकतर
किस धातु की थी? तो ताम्र की। किसकी? ताम्र की। यानी ताम्र की मुद्राएं बहुत सारी जगहों से मिली है, और सोने की जो आहत मुद्राएं थी वो कहीं से भी नहीं मिली है। यानी राजस्थान में आहत मुद्राएं, कई कई विशेष शासक की लेख युक्त मुद्राएं जरूर मिली है, परंतु आहत मुद्राएं नहीं मिली है। अब हम पढ़ते हैं आहत मुद्राएं कहाँ से मिली है, और आहत मुद्राओं से जहाँ जहाँ मिली है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो पहला जो आहत मुद्राएं मिली हैं, रेड। याद रखना, अगर मुद्राओं का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो रेड से जरूर पूछेगा। रेड टोंक में है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में है रेड। यहाँ पर 3075 आहत मुद्राएं या फिर पंचमार्क मिले हैं। धातु की दृष्टि से ये ज्यादातर सांदी की आहत मुद्राएं हैं। एक साथ एक ही जगह पर 3075 आहत मुद्राएं या फिर पंचमार्क मिले हैं, वो मिले हैं रेड टोंक से। कहाँ से? रेड टोंक से। ये जो मुद्राएं हैं, इन आहत मुद्राओं को सेनापति मुद्राएं भी कहा जाता है। सेनापति मुद्राएं। याद रखना, किस जगह से सेनापति मुद्राएं मिली? तो रेड टोंक से। या ये भी क्वेश्चन आता है, राजस्थान में ऐसा कौन सा स्थल था जहां से एक साथ 3075 आहत मुद्राएं मिली? तो ये जगह थी रेड टोंक। अब इतनी अधिक प्राचीन काल की मुद्रा मिलने के कारण इस जगह को भारत का प्राचीन टाटा नगर भी कहा जाता है। याद रखना, ये भारत का प्राचीन टाटा नगर था। रेड को, जो रेड टोंक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन भारत का टाटा नगर। और अगर इन मुद्राओं की बात करें रेड की, तो ये मुद्राएं, इनमें 6 मुद्राएं ऐसी थी जो अपवाद है। 6 मुद्राएं ऐसी थी जिन पर वक्ष घोष अंकित था। केवल 3075 में से 6 मुद्राएं ऐसी थी जिन पर वक्ष घोष लिखा हुआ था। बात करें, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, परंतु अगर और जानकारी हासिल करना चाहते हो तो इन मुद्राओं का वेट क्या था? तो ये 32 रति थी, या फिर 3 सही 3/4 यानी 4.25 ग्राम की ये प्रत्येक मुद्रा थी। और सब मुद्राओं पर जो पंचमार्क थे वो भी अंकित थे। तो ये तो थी राजस्थान में एक साथ सबसे अधिक प्राचीन या फिर आहत मुद्राएं या पंचमार्क या सेनापति मुद्राएं कहां से मिली? रेड टोंक से। अगला एक और स्थल है जिसका नाम है गुरारा सीकर। गुरारा सीकर, यहाँ पर 2744 पंचमार्क मिले हैं, और ये चांदी के थे। और इनमें भी याद रखना, क्योंकि सबसे अधिक तो 3075 थी और 2744 ये पंचमार्क गुरारा जगह है सीकर में, वहां से मिली है। और ये जो इनमें 61 मुद्राएं ऐसी थी जिनमें जो आकृतियां थी वो थोड़ी सी सेंज थी। इनमें इन 61 मुद्राओं पर 3 मनुष्यों की आकृति थी। ये गुरारा सीकर से मिली है, 2744 पंचमार्क, और इनमें 61 मुद्राएं ऐसी थी जिन पर भिन्न प्रकार की, या फिर 3, हर मुद्रा पर 3 मनुष्यों की आकृतियां बनी हुई थी, 3 मानव आकृतियां थी। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कि रेड, गुरारा, इनके अलावा आहत या जो पंचमार्क सिक्के हैं वो राजस्थान में कहाँ से मिले? तो जयपुर ज्यादातर ताम्र सिक्के या फिर आहत मुद्राएं मिली है। बैराट से मिली है, सांभर
इस्माइलपुर और जसंतपुरा या फिर जसंतपुर से, ये चारों स्थल बैराड, सांबर, इस्माइलपुर और जसंतपुर जयपुर में है और यहाँ से 8 मुद्राएं या फिर पंचमारक मिले हैं। बात करें एक और जगह 9 भरतपुर, यहाँ से भी 8 मुद्राएं मिली है और नगरी चित्तौड़ से, नगरी चित्तौड़ यहाँ से भी ये पंचमारक या फिर 8 मुद्राएं मिली हैं। तो आप समझ गए होंगे कि राजस्थान की सबसे या भारत की माने जो प्राचीन मुद्रा है वो 8 मुद्रा हैं और ज़्यादातर राजस्थान में रेट से मिली है 3075, गुरारा से 2744 और भी ये स्थल है जहाँ से ये प्राचीन सिक्के मिले हैं जिन्हें 8 मुद्राएं कहते हैं। अब एक और दूसरा पॉइंट हम उठाते हैं। पहले तो 8 मुद्राएं, दूसरी याद रखना गधिया सिक्के, गधिया सिक्के। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गधिया सिक्के क्या है। प्राचीन काल की 10वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी में जो भी शासन या फिर राजवंश चलते थे उनके द्वारा, जो खास तौर से ज्यादा धनी नहीं थे और जिन्होंने ताम्र धातु पर गधे की आकृति का अंकन करवाया, दसवीं 11वीं शताब्दी में कुछ राजवंशों के द्वारा या कुछ शासकों के द्वारा गधे की आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन करवाया, उन्हें ही गधिया सिक्के कहा जाता है। अब गधिया सिक्के से क्वेश्चन क्या बनता है कि गधिया सिक्के किस शासनकाल के हैं, तो आप कहेंगे 10वीं 11वीं शताब्दी के थे, या कभी इनको ये भी कहा जाता है मध्यकालीन समय था। ना तो प्राचीन है न ही आधुनिक, 20 के काल में गधिया सिक्के चले थे। बस आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। सिक्कों के बारे में और जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक्स।